मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है जयकांत विश्वकर्मा और मैं आपको IIT एग्ज़ाम के लिए थ्योरी का पार्ट पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स में इसके पहले हमने देखा कि डीसी मशीन जो होते हैं उसमें डीसी मशीन्स यदि उसके इनपुट में यदि हम इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं और आउटपुट में यदि हमें मैकेनिकल पावर मिल रहा है तो वो डीसी मशीन जो है वो एक डीसी मोटर कहलाएगी। और यदि हम उसमें मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में यदि हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है तो उसी डीसी मशीन को हम डीसी जनरेटर बोलेंगे। तो डीसी मशीन जो होती है वो कंस्ट्रक्शन वाइज मोटर हो या जनरेटर हो, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, मतलब उसको एज अ डीसी मोटर और डीसी मोटर को एज अ डीसी जनरेटर उपयोग किया जा सकता है। तो दोनों का कंस्ट्रक्शन एक जैसा होता है। आज हम डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे योक के बारे में। योक जो होता है सबसे आउटर पार्ट होता है डीसी मशीन का। डीसी मशीन का सबसे आउटर पार्ट होने के साथ साथ ये जो रहता है इसके मुख्यतः दो काम होते हैं। डीसी मशीन के योक के दो मुख्य काम होते हैं। पहला तो ये क्या करता है कि बाहर से यदि कोई भी इफेक्ट आता है, कोई भी फोर्स आता है जो कि अंदर की वाइंडिंग्स को डैमेज कर सकता है, उससे ये हमको बचाता है। सबसे आउटर पार्ट है तो ये क्या करेगा, उसको एक सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है हमारी, टेम्परेचर होता है या फिर मॉइस्चर होता है, उन सब से भी वाइंडिंग्स को सुरक्षित रखेगा। पहला काम तो इसका ये हो गया। और साथ साथ इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम भी होता है कि ये क्या करता है, जो फील्ड होती है हमारी, फील्ड पोल से बनने वाली जो फील्ड है जो कि आर्मेचर को कट करते हुए जाती है और ऐसे करते हुए ये अपना रास्ता कंप्लीट करती है, तो ये अपना जो रास्ता कंप्लीट करती है ये योक के थ्रू ही करती है। यहाँ से पोल से बना, जैसे यहाँ पे एन पोल बना, यहाँ पे एस पोल बना, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेंगे। फ्लक्स जब यहाँ से निकलना चालू होगा, ये फ्लक्स यहाँ से जाएगा, ये आर्मेचर कोर को कट करेगा और ये फिर ये एस से होता हुआ ये अपना रास्ता यहाँ पर कंप्लीट करेगा। तो योक जो है एक तो इसको बाहरी जो सुरक्षा है वो प्रोवाइड कर रहा है, बाहरी जो भी अपने एक्सटर्नल फोर्स हैं है ना, उससे अंदर की वाइंडिंग जो है डैमेज ना हो, एक तो वो प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा जो है फ्लक्स को रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो योक है उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी हो। तो स्टील जो होता है या कास्ट आयरन जो होता है ये दोनों प्रॉपर्टी कंटेन किए होता है। तो जनरली जो है कास्ट आयरन और स्टील का योक बनाया जाता है। कास्ट आयरन जो स्टील होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिडक्टेंस पाथ भी प्रोवाइड करता है, साथ ही है मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग भी होता है। यदि बड़ी मशीन्स होती हैं तो स्टील सीट लेमिनेटेड मटेरियल भी यूज किया जाता है। स्टील की लेमिनेटेड चीजें जो है, लेमिनेटेड सीट जो होती है उसको मिलाकर बोल्ट के द्वारा टाइट कर ऐसे मटेरियल का भी उपयोग किया जाता है। योक जो है, योक पर ही फील्ड पोल्स माउंटेड होते हैं। जितने भी फील्ड पोल्स हैं वो नट बोल्ट के माध्यम से इस योक पर ही माउंटेड होंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है फील्ड पोल्स। फील्ड पोल्स देखिए, यदि हम ये फील्ड पोल्स हैं इसको यदि हम निकाल के लेके आए तो लगभग इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। इसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट है फील्ड का कोर पार्ट। कोर पार्ट मतलब उसका बेस। कोर पार्ट मतलब उसका बेस, ये कोर पार्ट है। और इसी कोर पार्ट के ऊपर क्या होती है, हमारी फील्ड वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। इसके ये टर्मिनल है। कोर जो होता है लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड बनाने का कारण है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आता है वो आर्मेचर से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसके कारण तो वहाँ पे पल्सेशन लॉसेस होते हैं। ये जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में बाहरी कक्षा में स्लॉट होते हैं, स्लॉट में कॉपर वाइंडिंग होती है। तो यहाँ फील्ड जो है, जो फील्ड पोल है, फील्ड पोल से जो फ्लक्स बनता है, ये जो फ्लक्स बन रहा है
इसके बीच में जो गैप है ये कभी कॉपर से इंटरेक्ट करता है, कभी स्टील से इंटरेक्ट करता है। तो दोनों का रिलक्टेंस अलग अलग होने के कारण यहाँ पर एक वेव उत्पन्न हो जाती है। इस गैप में फील्ड और आर्मेचर के बीच में जो गैप होता है उसमें एक वेव उत्पन्न हो जाती है जिसे हम बोलते हैं पल्सेशन वेव, और उसके कारण कुछ लॉसेस होते हैं हीट के फॉर्म में। तो उस लॉस को कम करने के लिए ये जो पोल शू है, ये पोल है, पोल को हम लेमिनेटेड बनाते हैं। इसका निचला पार्ट जो होता है वो एक शू के फॉर्म में होता है। जो जूते हम पहनते हैं उसके जैसा ही एक शेप होता है, देखिए जरा, जो कि इस अपर बॉडी के शेप से थोड़ा सा लार्जर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लगभग जो इस बॉडी से ये वाला जो पार्ट होता है दोगुना होता है। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है? क्या यदि हम सीधे ऐसे पोल बना देते तो इससे कोई प्रॉब्लम थी? इसको ऐसा शेप देने की क्या आवश्यकता थी? इसका कारण है यहाँ से आने वाला जो फ्लक्स है वो जब आर्मेचर से इंटरेक्ट करता है तो वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में ना कर ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में करे, फैला हुआ हो, जिससे कि आर्मेचर जो है उसके सभी स्लॉट्स जो हैं जो उस पोल के अंदर आ रहे हैं उसमें एक समान फ्लक्स मिलता रहे। उसमें ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर पोल के नीचे आने वाला जो आर्मेचर का पार्ट है उसमें फ्लक्स ज़्यादा मिल रहा है और उसके दाएं बाएं जो थोड़ी दूरी पर हैं पोल से, तो उसमें फ्लक्स की मात्रा कम हो जाए। तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यदि हमको एक समान रखना है तो इस पोल शू की व्यवस्था की गई। तीसरा जो है हमारा इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है? पोल्स के बीच में एक दूसरा पोल होता है। इंटरपोल की पोजीशन ये होती है, इस पोजीशन पर इंटरपोल होते हैं, हर एक पोल के बीच में इंटरपोल होता है। तो इंटरपोल का काम क्या होता है? मेन पोल्स के बीच में लगे होते हैं और ये जो है जब हमारी मोटर घूमती है तो कम्यूटेटर पे जो स्पार्किंग होती है उस स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल लगाए जाते हैं। इसकी जो पोलैरिटी होती है इसकी पोलैरिटी को कैसे डिसाइड करते हैं? इसकी जो पोलैरिटी होती है वो जनरेटर के केस में वैसी ही होती है जो कि उसका अगला पोल होता है। जैसे कि यदि ये जनरेटर के केस में है और डायरेक्शन यदि इसकी ऐसी चल रही है तो इसमें जो इसकी पोलैरिटी होगी वो होगी अपकमिंग पोल्स, मतलब ये आने वाला जो पोल होगा उसके जैसे होगी, जैसे ये एन जैसे हो जाएगी। जो भी आने वाला पोल है उसके जैसे इसकी पोलैरिटी हो जाएगी और मोटर के केस में इसका उल्टा हो जाता है। अगला जो पार्ट है हमारा वो है आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है, जैसे कि इसको हम समझें, ये हमारा आर्मेचर। आर्मेचर एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल एक ड्रम टाइप स्ट्रक्चर है। ये जो आर्मेचर होता है इसी को हम डीसी मशीन में रोटर बोलते हैं। इस आर्मेचर का जो सबसे मिडिल पार्ट होता है वो होता है हमारा शाफ्ट। इस शाफ्ट के माध्यम से जो रोटर है उसमें शाफ्ट में बेरिंग लगाकर और ये जो है मोटर के मिडिल पार्ट में फ्रीली मूव करता है। मतलब ये जो है रोटेटरी पार्ट है, डीसी मशीन का रोटेटरी पार्ट है और इसको शाफ्ट के माध्यम से शाफ्ट में बेरिंग लगाकर इसको बीच में फ्री बना दिया जाता है। मतलब ये शाफ्ट जो है शाफ्ट के साथ में घूम सकता है। ये जो रोटर होता है इसके दो पार्ट होते हैं। रोटर जो होता है इसमें कोर होता है, कोर मटेरियल मतलब ये पूरा सिलेंडर जो होता है वो कोर मटेरियल हुआ इसका, और इसके ऊपर जो होते हैं ऐसे स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट कटे हुए होते हैं। ऐसे स्लॉट कटे हुए होते हैं।
ये जो स्लॉट होते हैं इसमें से वाइंडिंग होके जाती है जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। आर्मेचर का जो कोर होता है इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड बनाने का वही कारण है एडी करंट लॉस को कम करना। उसकी जो थिकनेस होती है 0.35 से लेके 0.5 mm तक होती है। इसमें जो सीट्स लगी होती हैं वो 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक की थिकनेस की सीट्स होती हैं जो इसको जोड़कर पूरा हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप बनाया जाता है। इस सिलेंड्रिकल शेप में तो इसका जो कोर होता है आर्मेचर का उसको लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि एडी करंट लॉसेस उसमें खत्म हो जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है कि डीसी मशीन में एडी करंट लॉसेस कैसे। यहाँ पर जो आर्मेचर होता है उसमें हमेशा जो फ्लक्स होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो हमको आर्मेचर होता है अंदर जो फ्लक्स बनता है उसका वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है और इसमें बनने वाला जो वोल्टेज है इंड्यूस वोल्टेज है वो भी अल्टरनेटिंग होता है। लेकिन इसमें एक जो पार्ट होता है कम्यूटेटर इसके अंदर वाले वोल्टेज को एसी वोल्टेज से कन्वर्ट करके डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है ना, इन द केस ऑफ जनरेटर। और यदि इन केस ऑफ मोटर जब हम इसमें आर्मेचर में हम सप्लाई हम देंगे आर्मेचर के माध्यम से तो यहाँ से देने वाली सप्लाई तो डीसी होगी लेकिन आर्मेचर में जाने के बाद में वो जो करंट या वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग नेचर का हो जाएगा। जब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज से डील कर रहा है तो इसमें एडी करंट लॉसेस भी होते हैं। अब ये जो आर्मेचर जो होता है जैसा कि हमने बताया था कि इसके जो स्लॉट जो होते हैं वो ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड तीनों टाइप के हो सकते हैं। तो जो ओपन स्लॉट्स हैं जनरली डीसी में हम ओपन स्लॉट्स यूज करते हैं, जबकि एसी में सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड जो है एसी जो मोटर होंगी उसमें उपयोग होंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो वाइंडिंग है आर्मेचर की वाइंडिंग जो होती है कॉपर वाइंडिंग होती है और कॉपर में भी जो होती है वो एनेमल्ड कॉपर होता है। उसमें एनेमल्ड एक प्रोसेस है जिसके थ्रू उसकी कॉपर की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया जाता है। एनेबल्ड प्रोसेस से बना हुआ कॉपर जो होता है उसमें थर्मल रेजिस्टेंस अधिक होता है, मतलब जो थर्मल अधिक टेम्परेचर पे उसको वर्क करने के हिसाब से बनाया जाता है। अब इसमें जो वाइंडिंग होती है वो दो टाइप की वाइंडिंग यूज होती हैं, मतलब उसका जो अरेंजमेंट होता है। ये आर्मेचर है हमारा, साइड व्यू इसका। तो इसमें ये जो है जिस ऊपरी जो पार्ट है इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं। ये जो स्लॉट होते हैं इसमें से वाइंडिंग जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग होती हैं ये वाइंडिंग का दो टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। ये जो अरेंजमेंट होते हैं इसमें हम पहला अरेंजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। तो यहाँ पर हमने बनाया भी है, ये है लैप वाइंडिंग और ये है हमारा वेव वाइंडिंग। ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये आर्मेचर के ऊपर जो स्लॉट के बीच के टीथ हैं वो हैं, ये टीथ वाला पार्ट है। ये टीथ वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू कलर से जो लाइन दिखाई दे रही हैं वो इस पार्ट को डिनोट कर रही हैं, और ये रेड कलर जो दिखाई दे रहा है ये स्लॉट में जाने वाली वाइंडिंग है। अब देखिए यहाँ जो वाइंडिंग है वो यहाँ से ऐसे आती है और ऐसा ओवरलैप होती हुई आगे बढ़ती है। इस वाले कंस्ट्रक्शन में, इस वाले अरेंजमेंट में सभी वाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए इस वाइंडिंग को हम पैरेलल वाइंडिंग भी बोलते हैं। और वेव टाइप जो अरेंजमेंट होता है इसमें देखिए कि ये वेव वाइंडिंग में एक वाइंडिंग जो है ऐसे सीधे बढ़ रही है और दूसरी वाइंडिंग जो है ये एक अपने अलग वाइंडिंग को कंटेन करके आगे बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, वेव टाइप वाइंडिंग जो होती है इसमें सभी वाइंडिंग जो होती हैं वो दो ग्रुप में डिवाइडेड हो जाती हैं। मतलब एक जो वाइंडिंग होगी, एक जो पूरे वाइंडिंग होगी जो कि स्लॉट्स में से होके जा रही है वो सभी सीरीज में कनेक्टेड होगी आधी वाइंडिंग्स, और आधी वाइंडिंग जो होंगी वो सीरीज में कनेक्टेड होंगी और वो आगे जाके आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिकल हमने बनाया है डायग्राम, इसमें सभी वाइंडिंग्स देखिए
सभी बाइंडिंग जो है आपस में पैरेलल हैं LAP टाइप में, लैप बाइंडिंग में। और इसमें क्या हो रहा है कि दो ग्रुप बन गए हैं, पहले जो है सीरीज में होती हैं सभी बाइंडिंग्स और दूसरे ग्रुप में सभी बाइंडिंग सीरीज में होती हैं, और वो दोनों जो ग्रुप हैं वो आपस में पैरेलल होता है। तो इसमें बाइंडिंग्स आर ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर, क्योंकि सभी बाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई चलती हैं। मतलब एक बाइंडिंग होगी और दूसरी बाइंडिंग होगी, फिर तीसरी बाइंडिंग, ऐसे करके ओवरलैप करती हुई चलती हैं। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होते हैं, इसमें नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ्स होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। जितने पोल्स होंगे, जैसे इसमें कितने पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं। किसी भी डीसी मशीन के पोल्स जो होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं हमेशा, कम से कम 2 पोल तो होंगे ही, क्योंकि एन और एस, एन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना। रास्ता जो है मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट करने के लिए हमको 2 पोल तो कम से कम रिक्वायर्ड होंगे। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे। जैसे में इसमें जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। किसके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, इस बाइंडिंग्स के। और सेकंड जो केस है उसमें बाइंडिंग्स आर डिवाइडेड इन 2 पैरेलल पाथ्स। तो इसमें क्या होता है कि जो बाइंडिंग्स होती हैं वो आधी बाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, आधी बाइंडिंग फिर सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। वो दोनों जो ग्रुप होते हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो जाती है, पूरी बाइंडिंग जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होंगे वो होंगे 2। हमेशा इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होंगे वो 2 होंगे। ये जनरली हाई करंट्स और लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ज़्यादा है तो इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा पाथ होंगे रास्ता करंट को जाने के लिए, उतने ज़्यादा रास्ते होंगे। तो इसलिए इसमें हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए इस टाइप की वाइंडिंग यूज होती है। जबकि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कम है तो करंट को जाने के लिए रास्ते कम है, इसलिए इसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाले जो लो करंट और हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए वेव बाइंडिंग यूज की जाती है। इसमें एक टर्म और है, ओरिएंटेशन ऑफ पोल वाइंडिंग। जैसे कि ये एक पोल है, ये एक पोल है, इसके ऊपर वाइंडिंग है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये बनने वाला पोल जो है वो एन है या एस है? ये डिपेंड करता है आपके वाइंडिंग के ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया है। बायोट-सावर्त लॉ जो होता है उसके अनुसार यदि एक वाइंडिंग हम लपेटते हैं तो उससे बनने वाला जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है यह दिखाता है। तो जैसे कि एक कंडक्टर है, यह कंडक्टर है, इसके ऊपर यदि हम ये फ्लक्स वाइंडिंग्स लपेट रहे हैं, ये इसके ऊपर जो हम वाइंडिंग्स लपेट रहे हैं जिससे करंट फ्लो होगा, तो यदि जाने वाला करंट ऐसा है कि यहाँ से हमने करंट दिया इसको, तो इससे जाने वाला करंट जो है वो ऐसा मूव करेगा। यहाँ से करंट जा रहा है और जाके इस वाइंडिंग को ऐसे मूव करेगा। तो जो बनने वाला फ्लक्स है वो राइट हैंड जो है उसके थंब की डायरेक्शन में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यदि हम ऐसी वाइंडिंग लपेटते हैं तो इसमें ये वाला पोल जो होगा एन पोल होगा और ये पोल जो होगा वो एस पोल होगा। तो ऐसे ही देखिए, यदि एक पोल है, पोल पे यदि हम ऐसी वाइंडिंग लपेटते हैं तो यहाँ से इसमें जो होगा, जैसे अपना ये होगा, यदि ऐसी वाइंडिंग लपेट रहे हैं और थंब ऊपर है तो नीचे जो पोल होगा वो एन होगा और ऊपर पोल होगा वो एस होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो एन से एस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बनने वाला पोल है वो एन होगा, और यदि इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए, तो इसकी डायरेक्शन यदि उल्टी कर दी जाए तो नीचे थंब है तो ऊपर एन होगा और नीचे एस होगा, है ना, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो एन से एस की तरफ चलता है। तो इस लॉ के हिसाब से जो है इस पोल का डायरेक्शन डिसाइड होता है, इसका पोल का ओरिएंटेशन जो है डिसाइड होता है कि ये पोल जो है वो एन बनेगा या एस बनेगा। इन पोल का डिसाइड करने के लिए क्योंकि पोल जो होते हैं, है ना, उसमें एन और एस बनाना, और इंटरपोल जो होते हैं उसमें एन और एस बनाना, तो उसके लिए हमको वाइंडिंग उसके हिसाब से ओरिएंटेशन उसका रखना होता है। आगे हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर का क्या काम है।